हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। हमने लास्ट क्लास में इंटरनेशनल बिजनेस में एनवायरनमेंट में इंटरनेशनल अकाउंटिंग के बारे में समझा। हमने बताया अकाउंट क्या है, बिज़नेस की जान है, लाइफ है। बिना अकाउंट्स के आप बता नहीं सकते आपका बिज़नेस किस दिशा में जा रहा है। अकाउंट ही एक ऐसा सब्जेक्ट है, अकाउंट एक ऐसा तरीका है जो हमारे बिज़नेस की सक्सेस या अनसक्सेस या रिक्वायरमेंट को डिफाइन करता है। हमने जब अकाउंट्स के बारे में पढ़ा तो बिज़नेस है इंटरनेशनल लेवल का, तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग की बात ना हो ये शायद सही लगे भी नहीं। तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग के बारे में हमने पढ़ा, हमने इंटरनेशनल अकाउंटिंग को समझा, इंटरनेशनल अकाउंटिंग की ज़रूरत को समझा, इंटरनेशनल अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट को समझा, समस्याएं समझी। आज हम इस क्लास में उससे आगे चलते हैं, यानी पार्ट 2 में हम आगे बढ़ते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पार्ट 1 मैंने अपने लिंक में दिया हुआ है, आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं। आज हम इंटरनेशनल अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कमेटी, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कोशिश की गई कि सभी देशों के अकाउंट्स को इकट्ठा करके, स्टैंडर्ड्स को इकट्ठा करके एक कॉमन स्टैंडर्ड बनाए जाएं जो पूरे वर्ल्ड में लागू हों, यानी कि पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर एक जैसा लॉ लगे, अकाउंट्स लगे, जिससे हम अपनी बुक्स को आसानी से समझ सकें, किसी भी देश का कोई भी व्यक्ति अपने अकाउंट्स को आसानी से समझ सके। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? सभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को मिला के उन्हें एक बना देना। IASC इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी 1973 में बनी, 1973 में इसका गठन हुआ, जिसमें 104 देशों ने पार्टिसिपेट किया। कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया? 104। और 140 से ज़्यादा प्रोफेशनल्स इसके अंदर बैठे, इसे मेंटेन करने के लिए, इसे बनाने के लिए, इसे समझने के लिए। कई देशों ने एक से ज़्यादा प्रोफेशनल्स भी भेजे। 104 देशों के पार्टिसिपेट और 140 प्रोफेशनल बैठने के बाद टोटल नंबर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तैयार हुए 41। 41 स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए गए। 41 स्टैंडर्ड जो मेंटेन किए गए उनकी लिस्ट आपके सामने है। लिस्ट देखने के बाद आपको समझ में आएगा 41 स्टैंडर्ड्स को बनाने के बाद इनका गठन किया गया। 2001 यानी 2001 में IASC को कन्वर्ट करके IASB कर दिया। पहले 3 अक्षर सेम है, सिर्फ C से B में चला गया। IASC इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी कन्वर्ट हो गई बोर्ड में, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड में। यूरोपियन नेशंस ने या यूरोपियन साइड ने पूरे के पूरे IASB को फॉलो कर लिया। जो 41 स्टैंडर्ड्स बनाए गए थे उनको फॉलो कर लिया। लेकिन आज की डेट तक हमारे IASB के बने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसको हमारे यहाँ पे IFRS कहा जाता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स कहा जाता है, वो आज भी वॉलंटरी हैं। यानी कि फोर्स नहीं कर सकते पूरे विश्व को कि आप इन्हें फॉलो करें, यानी ये वॉलंटरी हैं। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? जब इतनी बड़ी बात हो गई, इतना बड़ा गठन हो गया, इतने सारे देशों ने पार्टिसिपेट किया, तो उसके उद्देश्य भी कुछ जरूर रहे होंगे जिस कारण इसे बनाया गया। पूरे विश्व के अकाउंट्स को इकट्ठा कर देना, एक जैसा कर देना, यानी नेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इंटरनेशनल में कन्वर्ट कर देना। हर तरह के बिजनेसमैन, छोटे बिजनेसमैन को बड़ा ध्यान रखा गया कि उन्हें भी आगे बढ़ने का मौका मिल सकेगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेंटेन करने का, मर्जिंग होने का मौका मिल पाएगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट था, हाई क्वालिटी मेंटेन होगी, हाई डेवलपमेंट होगी, इकोनॉमी को बहुत बेनिफिट होंगे, स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए जाएंगे, प्रमोट किया जाएगा स्टैंडर्ड्स को कि ईजिली, क्योंकि पूरे देश, अगर ज़्यादातर देश इसे फॉलो करने लगेंगे तो बाकी देश भी क्या कर लेंगे, इसे ईजिली फॉलो कर लेंगे। ये कुछ ऑब्जेक्टिव थे। IASB को कन्वर्ट करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आज बिजनेस इंटरनेशनल लेवल पर है और अकाउंट भी इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहे हैं। जो हमारी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, इनकी अलग अलग सब्सिडीज़ होती हैं अलग अलग नेशंस में, तो इनके लिए सभी को अकाउंट्स मेंटेन करना बहुत मैंडेटरी होता है। सभी तरह के अकाउंट्स भी मेंटेन करते हैं। तो कई कंपनीज़ के अंदर कई अलग अलग देशों में अलग अलग स्टैंडर्ड्स को फॉलो किए जाने के कारण सभी अपने अपने देशों के हिसाब से क्या बनाते हैं, अपनी P&L, अपनी बैलेंस शीट को क्रिएट करते हैं। पर जब ये सभी कंपनी, सभी अपनी सब्सिडीज़ अपनी होस्ट नेशंस को, यानी पेरेंट कंपनी को अपने अकाउंट्स भेजती है, तो उसका उद्देश्य होता है कि वो अपनी सभी सब्सिडीज़ अकाउंट्स को अपनी बैलेंस शीट में शो करें, यानी अपनी बैलेंस शीट में मर्ज करके दिखाए। जैसे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट होती है, आपने एमलगामेशन में देखा होगा, ये सभी चीज़ों में देखा होगा, होल्डिंग एंड सब्सिडी में पढ़ा होगा। तो ये नहीं कि सभी को मिक्स करके रख देना।
इकट्ठा देना, पर यही सबसे बड़ी समस्या बनी। तभी इसको बनाने का मुख्य उद्देश्य ये था कि सभी देशों के अकाउंट्स एक जैसे हो सकें। अलग अलग देशों के होने के कारण किसी देश के लिए तो एक एसेट हो सकती है और दूसरे के लिए वो क्या हो सकती है, लायबिलिटी हो सकती है। हो सकता है हमारे अकाउंट्स के मेंटेन अकाउंट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग वो संपत्ति हो और दूसरे अकाउंट के अकॉर्डिंग वो क्या हो, लायबिलिटी हो। एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम था हमारे को इसके अंदर समझने के लिए, इसीलिए इनकी ज़रूरत पड़ी। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट करना क्या हो जाता, आसान हो जाता। कहीं पर भी अकाउंट बने हों, रूल एंड रेगुलेशन सभी देशों के लिए क्या है, सेम है। अगला प्रॉब्लम आता है करेंसी ट्रांजेक्शन इन द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। जैसे यूएसए की कंपनी है जो भारत में इन्वेस्ट करती है, भारत में उसकी सब्सिडी कंपनी है, अब उसे $1,00,000 इन्वेस्ट करती है। मान लीजिए आज $1 के रुपये की वैल्यू 60 रुपये है, तो 60 लाख रुपये उसने इन्वेस्ट किया, हमारी बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा 60 लाख रुपये। कल वो डॉलर की वैल्यू घट के 60 से 50 हो गई, तो वो 60 लाख बटे में 50 यानी कि $1,20,000, यानी कि हमें जब उसे पेमेंट देना पड़ेगा तो $1,20,000 का पेमेंट देना पड़ेगा। चाहे बिजनेस के अंदर ग्रोथ हुई या नहीं हुई, उसको इनडायरेक्ट में कितने रुपए का बेनिफिट हो गया, $20,000 का बेनिफिट हो जाएगा। यानी कि ये एक्सचेंज गेन बेनिफिट हो गया। एक्सचेंज गेन यानी ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है करेंसी का फ्लक्चुएट होना कि हमारी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अंदर कि क्यों, क्योंकि बिना कुछ किए बिना कुछ दिए लॉस भी हो सकता है। ये उल्टा भी हो सकता था, अगर वैल्यू बढ़ जाती तो डॉलर की वैल्यू अगर 50 की जगह 60 की जगह 70 हो जाती तो हमें कम देना पड़ता, शायद 90,000 के हिसाब से देना पड़ता, तो इंडियन सब्सिडी कंपनी को क्या हो जाएगा, $10,000 का गेन हो जाएगा। यानी कि अप एंड डाउन की वजह से जिसमें बिजनेस की कोई ना ग्रोथ हुई है ना कोई डायमेंशन आया है, फिर भी क्या हुआ, दूसरी कंपनी को या दूसरे देश को क्या हो गया, बेनिफिट हो गया। ये भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे IFRS के। हम तभी चाहते हैं हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेंटेन हो जिसके कारण हम आसानी से अपने अकाउंट्स को प्रॉपरली ऑथेंटिकली बेनिफिशियरी सही ढंग से रिप्रेजेंट कर सकें। करंट रेट मेथड के बाद जो अगला मेथड होता है वो था टेम्पोरल मेथड। टेम्पोरल मेथड क्या होता है, जब भी कोई पेरेंट कंपनी अपनी सब्सिडी कंपनी में पैसा लगाती है, अगर करेंसी वेरिएशन है, जैसे दूसरी देश की करेंसी अलग है, हमारे देश की करेंसी अलग है, तो उस कंडीशन में जो एक फ्लक्चुएशन होता है वो बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है। जैसे मान लीजिए US डॉलर कंपनी है, US ने डॉलर में $1 लाख इन्वेस्ट किया इंडिया में, और उस टाइम आइए एग्जांपल के साथ, उस टाइम डॉलर की जो वैल्यू थी वो थी 45 रुपया, तो यानी लगभग 45 लाख रुपए उसने हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट किया। हमने उस 45 लाख में से 25 लाख की ज़मीन ले ली और उस वक्त ज़मीन का जो रेट था, डॉलर का जो रेट था वो $42.50 था, तो ऑलमोस्ट $58,824 के बराबर हुए 25 लाख रुपए, $42.50 के हिसाब से। और उससे अगले जो 20 लाख थे वो घट के 45 से कितने में हो गए, 40, तो यानी ये हो गए $50,000। आपने 45 लाख को जब डॉलर में कन्वर्ट करके खर्च किया तो वो बन गया 58,824 जमा 50,000, 1,08,824। यानी कि जो सब्सिडी कंपनी है उसको लॉस हुआ 8,824 को, और बिना कोई इफेक्ट किए सिर्फ $1,00,000 दिए ही उस US कंपनी को कितने का बेनिफिट हो गया, 8,824 का। यानी ये है टेम्पोरल मेथड। यानी कि समय समय पर जो बदलाव आएंगे, जब आप उस पैसे को लगाएंगे कहीं पर, तो उससे होने वाला जो इफ़ेक्ट है वो क्या है, टेम्पोरल मेथड होता है। यानी कि आज जो आप पैसा लगाते हैं उसे आप खर्च चाहे 10 दिन बाद करें, 10 दिन बाद हो सकता है उसकी वैल्यू बढ़ जाए तो आपको फ़ायदा हो जाए या नुकसान हो जाए। एक जाहिर सी बात है, एक को तो बेनिफिट होगा ही होगा। अगर यहाँ पर रुपए की वैल्यू डेप्रिसिएट हो जाती तो क्या US डॉलर कंपनी यानी पेरेंट कंपनी को क्या होता, लॉस होता। ये है टेम्पोरल मेथड। दोनों में से कौन सा मेथड बेस्ट है, करंट यूज़ करना चाहिए या टेम्पोरल? कई अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से यूज़ किए जाते हैं। कई एवरेज को भी तवज्जो देते हैं कि एवरेज मेथड यूज़ कर लिया जाए, कि कुछ करंट का हिस्सा यूज़ कर लिया जाए, कुछ टेम्पोरल का। दोनों ही मेथड क्या है, अपनी जगह सूटेबल हैं और हर नेशन अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से अपने मेथड को यूज़ करती है। एक मेथड बनाया गया लिजार्ड एंड लॉरेंज मेथड, डोनाल्ड एंड पीटर। इन्होंने कहा कि सभी मेथड का अलग अलग वेरिएशन है, अलग अलग मेथड हैं, करंट है, टेम्पोरल मेथड है। इस मॉडल में क्या क्रिएट किया गया, कहता है आप जब पैसा लगाते हैं तो वो होता है शुरुआत, आप अंदाज़ा लगाते हैं, एक्चुअल नहीं होता, वो बजट होता है, इनिशियल स्टेज होती है, फिर आप उस पर काम करते हैं, प्रोजेक्टेड, और लास्ट में आता है एंडिंग। यानी कि इन 3 समय के दौरान में, शुरुआत में, बीच में और यानी कि अंत में आपने जो बजट बनाया, जो आप परफॉर्म कर रहे हैं, और उसके बाद जो हमारा रिजल्ट आया, इन तीनों कंडीशंस में हमारे मनी के अंदर भी क्या हो सकता है, वेरिएशन हो सकता है। इसी मेथड को ध्यान में रखकर इन्होंने अपने एक चार्ट को क्रिएट किया, एक टेबल फॉर्म में। आइए पढ़ते हैं उसे।
इस मेथड में, इस मॉडल में इन्होंने समझाया हम 3 हिस्सों में बांट देंगे, इनिशियल, प्रोजेक्टेड और एंडिंग। इनिशियल, प्रोजेक्टेड और एंडिंग। इनिशियल डिनोट टू आई, प्रोजेक्टेड डिनोट टू पी एंड एंडिंग डिनोट टू ई। आप देख सकते हैं दोनों तरफ यही लिखा हुआ है। आई, आप इसे फोकस कीजिए, बजट शुरुआत में कितना था और एक्चुअल में कितना था। यानी कि कहता है कि आपने जो बजट इनिशियली शुरुआत में जो बनाया और एक्चुअल में आपने कितना परफॉर्म किया। उसी तरह जो हमारा बजट इनिशियल में कितना था और प्रोजेक्टेड कितना हुआ, इसी तरह हमारा इनिशियल में शुरुआत एंड कितना हुआ बजट पे और एक्चुअल में कितना खर्च हुआ। यानी कि जो बजट हमारा शुरुआत में कितना लगा और एंड में कितना लगा, यानी सारी चीज़ों में बजट कॉमन है। बजट शुरुआत में कितना लगा, कितना और एक्चुअल में कितना लगा, आपने कितना शुरुआत में दिया और प्रोजेक्टेड कितना हुआ, कितना रुपये आपका खर्च हुआ और कितना आपका अंत में बचा या लगा। यानी इसी तरह प्रोजेक्ट शुरुआत में बजट आपने प्रोजेक्ट पे कितना लगाया था और एक्चुअल में इनिशियली खर्च दिया कितना। इसी तरह हमारा बजट प्रोजेक्टेड कितना था और बाद में भी कितना प्रोजेक्टेड लगा, हमारा पैसा कितना खर्च हुआ। इसी तरह हमारा बजट का प्रोजेक्ट क्या था और एंड में क्या हुआ। यानी कि शुरुआत, काम और ख़त्म, शुरुआत, काम और ख़त्म। इसी तरह एंड कितने हुआ, कितना रुपये आपका लग गया, लेकिन आपने शुरुआत में सोचा कितना था, कितना आपका लगा, आपका प्रोजेक्टेड कितना था, कम लगा या ज़्यादा लगा, कितना आपका एंड में लगा और कितना आपने सोचा था। अगर इनमें जो वेरिएशन है यहाँ से पता लगता है कि हमारा बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। यानी कि आप मनी को कन्वर्ट करके उनके मॉडल के हिसाब से बांटिए कि शुरुआत में बांट दीजिए, प्रोजेक्टेड में बांट दीजिए और एंड में बांट दीजिए, यानी जिससे हम अपने मेथड को क्या कर सकें, इजीली अंडरस्टैंडेबल कर सकें। इनके इस मेथड में एक सबसे बड़ा पॉइंट ये था कि इन्होंने हर चीज़ को शुरुआत से बांट दिया। यानी एक बार इनिशियल को तीनों से जोड़ दिया, एक बार प्रोजेक्टेड को तीनों से जोड़ दिया और एंड को भी तीनों से जोड़ दिया। डिनोट करते हैं हम, जैसे कि अपने ये क्या है, हमारा आई है, तो ये क्या हो गया, आई, ये क्या आई है और ये क्या है, पी, तो आई पी आई ई। इधर हमारा पहले क्या है, पी, तो पी आई, यानी प्रोजेक्टेड, इनिशियल, प्रोजेक्टेड, एंडिंग। ई स्टैंड फॉर एंडिंग, आई स्टैंड फॉर इनिशियल, ई स्टैंड फॉर एंडिंग, पी स्टैंड फॉर प्रोजेक्ट, ई एंडिंग एंड ई एंडिंग। यानी कि इन्होंने अपने हर लेवल को, तीनों को अलग अलग लेवल से बांट दिया। अब उम्मीद करते हैं आपको आज हमारी क्लास पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।